एक्सप्रेसवे की चमक ज्यादा भारी पड़ेगी या गांव की जमीनी परेशानियां? 2027 में यूपी किस पर अपना मुहर लगाएगी? क्या योगी का क्राइम फ्री यूपी वाला दाव और पेपर लीक जैसे मुद्दों से उठे गुस्से को बैलेंस कर पाएगा? 2024 में बदले हुए पॉलिटिकल इक्वेशन ने बीजेपी के ओवर कॉन्फिडेंस को झटका जरूर दिया, लेकिन सवाल ये है कि क्या अखिलेश यादव इस मौके को सत्ता में बदलने की स्थिति में है? क्या पीडीए स्ट्रेटेजी विधानसभा में भी उतनी ही असरदार साबित होगी? क्या कास्ट अर्थमेटिक या बूथ लेवल मैनेजमेंट फिर से तस्वीर बदल देंगी? आइए समझते हैं यूपी के पॉलिटिक्स के उन सभी पहलुओं को डिटेल में। यूपी 2027 असेंबली इलेक्शन को अभी 1.5 साल बाकी है, लेकिन पॉलिटिकल टेम्परेचर अभी से बढ़ना शुरू हो गया है। इस स्टेट की दो मेन पार्टीज हैं, बीजेपी और समाजवादी पार्टी, और दोनों ही ग्राउंड लेवल पर अपनी पोजीशनिंग मजबूत कर रही हैं। इलेक्शन सिर्फ सत्ता बदलने का सवाल नहीं होगा, बल्कि नैरेटिव की लड़ाई भी होगी। जहां 2017 और 2022 में बीजेपी को क्लियर मेजोरिटी मिली थी, वहीं अब 2027 में सवाल ये है कि क्या वही मोमेंटम बरकरार रहेगा या फिर अपोजिशन इस बार इक्वेशन बदल देगा। इसलिए वोटर्स के मूड को समझना सबसे बड़ा फैक्टर होगा। 2017 के बाद यूपी की पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा फोकस लॉ एंड ऑर्डर पर रहा। योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट ने दावा किया कि उन्होंने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर सख्त एक्शन लिया। कई बड़े बाहुबली नेताओं और माफिया नेटवर्क पर एफआईआर, एनएसए और गैंगस्टर एक्ट की तहत कार्रवाई की गई। कुछ के खिलाफ इनकाउंटर हुए और कई लोगों की इलीगल प्रॉपर्टीज सीज या डेमोलाइज की गई। सरकार का दावा है कि ये सब स्ट्रिक्टली लीगल प्रोसेस के तहत हुआ और बुलडोजर एक्शन धीरे धीरे सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कदम नहीं रहा, बल्कि एक पॉलिटिकल सिंबल बन गया। इलेक्शन रैली से लेकर पोस्टर तक इसका इस्तेमाल हुआ। सपोर्टर्स कहते हैं कि इससे ग्राउंड पर डर का माहौल खत्म हुआ, लैंड माफिया और एक्सटॉर्शन रैकेट्स पर लगाम लगाई गई और कॉमन सिटीजन्स को इससे राहत मिली। लेकिन वहीं क्रिटिक्स का आरोप है कि कार्रवाई हमेशा सिलेक्टिव रही और अपोजिशन नेताओं और खास समुदाय पर ज्यादा फोकस किया गया। यही नैरेटिव क्लैश 2027 में भी बड़ा मुद्दा रहेगा कि क्या यह डिसेसिव गवर्नेंस है या फिर पावर का अग्रेसिव यूज। इतना ही नहीं, गवर्नमेंट क्राइम स्टैटिस्टिक्स दिखाकर दावा करती है कि क्राइम रेट्स में गिरावट आई है और लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होने से इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट इंप्रूव हुआ है। जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, नए एयरपोर्ट्स जैसे जेवर प्रोजेक्ट और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को डेवलपमेंट मॉडल के प्रूफ के रूप में पेश किया गया। सरकार का तर्क है कि स्ट्रॉन्ग पॉलिसिंग प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर पुश मिलाकर यूपी को बीमारू स्टेट की छवि से बाहर निकाल रहे हैं। साथ ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जैसे इवेंट को डेवलपमेंट मॉडल का मिसाल बताया जा रहा है। बीजेपी की नैरेटिव यही है, स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ग्रोथ पॉसिबल हो। इसीलिए अर्बन वोटर्स इस मॉडल को लार्जली सपोर्ट करते दिखते हैं, लेकिन रूरल एरिया की ग्राउंड रियलिटी थोड़ी अलग है। गाँव में इनकम ग्रोथ उतनी विजिबल है नहीं जितनी हाई वेज और सिटीज में डेवलपमेंट दिखता है। यूथ एम्प्लॉयमेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम डिले और पेपर लीक जैसे मुद्दे रूरल फैमिलीज को सीधे इम्पैक्ट करते हैं। महंगाई, खासकर डीजल, फर्टिलाइजर और रोजमर्रा की चीजों की कीमतें किसान और छोटे व्यापारियों पर इसका असर डालती हैं। फ्री राशन स्कीम ने राहत दी है, लेकिन लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट अभी भी बड़ा सवाल है। यही कारण है कि रूरल रोड पूरी तरह से किसी एक नैरेटिव से तय नहीं होता, जो लोकल कैंडिडेट और इमीडिएट इशू को ज्यादा वेट देता है। एंड 2024 लोकसभा इलेक्शन ने भी पॉलिटिकल कैलकुलेशन में भी नोटिसेबल बदलाव दिखाया। बीजेपी 80 में से 33 सीटों पर ही सिमट गई, जो कि पिछले चुनाव की तुलना में बहुत बड़ा गिरावट था। अपोजिशन ने इसे सीधे सीधे गवर्नमेंट के खिलाफ पब्लिक डिसैटिस्फैक्शन का संकेत बताया। समाजवादी पार्टी ने इसे पीडीए स्ट्रेटेजी की सक्सेस के फॉर्म में प्रोजेक्ट किया, लेकिन बीजेपी लीडरशिप ने कहा कि यह स्टेट गवर्नेंस पर नहीं बल्कि कैंडिडेट सिलेक्शन और कैंपेन स्ट्रेटेजी पर असर था। पार्टी के अंदर माना गया कि कुछ एमपी के खिलाफ लोकल एंटी इंक्यूमेंसी थी और ओवर कॉन्फिडेंस भी फैक्टर बना। इसके बाद हुए बाई इलेक्शन में बीजेपी ने अच्छा परफॉर्मेंस देकर बता दिया कि कॉन्टेस्ट अभी ओपन है। इससे साफ है कि यूपी की पॉलिटिकल पिक्चर स्टैटिक नहीं है बल्कि लगातार बदल रही है। अब अगर बात अपोजिशन की करें तो समाजवादी पार्टी मेन चैलेंजर के फॉर्म में सामने आती है। अखिलेश यादव ने 2024 में पीडीए फार्मूला में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक को अग्रेसिवली प्रमोट किया। लोकसभा में यह स्ट्रेटेजी काफी हद तक काम करती हुई भी दिखी, लेकिन असेंबली इलेक्शन का अर्थमेटिक अलग होता है। स्टेट लेवल पर लोकल कैंडिडेट और कास्ट इक्वेशन ज्यादा असर डालते हैं। सपा के सामने सबसे बड़ा सवाल क्रेडिबिलिटी का है। वोटर्स पूछते हैं कि उनका गवर्नेंस मॉडल क्या होगा। 2012 के 2017 के सपा रूल को बीजेपी हमेशा लॉ एंड ऑर्डर इशू से जोड़ते आई है।
गुंडा राज शब्द पॉलिटिकल डिबेट का हिस्सा बन चुका है। सपा इस नैरेटिव को रिजेक्ट करती है और अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को गिनाती है, लेकिन प्रिसेप्शन पॉलिटिक्स में बहुत ही मायने रखती है। अर्बन मिडिल क्लास अब सिक्योरिटी को बहुत ही बड़ा इशू मानता है। यंग वोटर सोशल मीडिया से ओपिनियन बनाते हैं और इस प्रिसेप्शन बैटल में नैरेटिव कंट्रोल बहुत ज्यादा जरूरी है। वहीं बसपा की सिचुएशन फिलहाल क्वाइट लेकिन पॉलिटिकल सिग्निफिकेंट मानी जा रही है। मायावती की पार्टी भले ही पिछले कुछ इलेक्शन में सीट्स न जीत पाई हो, लेकिन उनका कोर दलित वोट बेस पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। स्टेट लेवल पर उनका वोट शेयर लगभग 8 से 10% रहता है, जो यूपी जैसे बड़े राज्य में छोटा आंकड़ा नहीं है। कई कॉन्स्टिट्यूशन तो ऐसी हैं जहां जीत का मार्जिन 1-2 हजार से भी कम वोट रहती है। ऐसी सिचुएशन में बसपा का स्टेडी वोट शेयर सीधे रिजल्ट को इन्फ्लुएंस कर सकता है। अगर उनका कैंडिडेट मजबूत होता है तो बीजेपी और सपा दोनों में से किसी का वोट काट सकता है। इसी वजह से उन्हें एनालिसिस्ट उन्हें किंग मेकर से ज्यादा किंग ब्रेकर के रूप में देखते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 2027 में भी उनका वोट बेस स्टेबल रहेगा या टैक्टिकल वोटिंग की वजह से किसी एक तरफ शिफ्ट होगा। बसपा की स्ट्रेटेजी अक्सर लास्ट मोमेंट तक क्लियर नहीं होती, इसलिए उनका फैक्टर इलेक्शन तक सस्पेंस बना रहता है। 2027 में फैक्टर साइलेंट लेकिन डिसेसिव हो सकता है। कांग्रेस फिलहाल यूपी में मेजर प्लेयर नहीं दिखती। अगर अपोजिशन यूनिट बनती है तो अर्थमेटिक बदल सकता है। हालांकि ग्राउंड लेवल कैडर स्ट्रेंथ बीजेपी और सपा के पास ज्यादा मजबूत है। बूथ मैनेजमेंट यूपी में बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है। जिसका नेटवर्क मजबूत होगा उसको फायदा मिलेगा। 2027 में ऑर्गेनाइजेशन की रोल निभाएगा। कास्ट इक्वेशन यूपी पॉलिटिक्स की बैकबोन है। यादव, कुर्मी, जाटव, ब्राह्मण, ठाकुर, निषाद हर ग्रुप का अलग पॉलिटिकल लीनिंग है। जहां बीजेपी ने नॉन यादव ओबीसी और नॉन जाटव दलित वोट पर फोकस किया है, वहीं सपा ट्रेडिशनल यादव मुस्लिम बेस को एक्सपेंड करना चाहती है और 2024 में मुस्लिम वोट लार्जली सपा की तरफ कंसोलिडेट हुआ। अगर यही ट्रेंड असेंबली में दोहराया गया तो कॉन्टेस्ट टफ होगा, लेकिन बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग के पीछे नहीं है। डेवलपमेंट वर्सेस सोशल जस्टिस, यही मेन आइडियोलॉजिकल क्लैश होगा। बीजेपी अपने कैंपेन में लॉ एंड ऑर्डर और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मेन अचीवमेंट के तौर पर हाईलाइट करेगी। एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट्स और इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को डेवलपमेंट प्रूफ के रूप में पेश किया जाएगा। वहीं सपा सोशल जस्टिस, कास्ट रिप्रेजेंटेशन और पीडीए नैरेटिव पर जोर देगी। यूथ वोटर खास तौर पर जॉब्स, भर्ती प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मुद्दे पर सेंसिटिव है। पेपर लीक कंट्रोवर्सी जैसे मुद्दे गवर्नमेंट के लिए अनकंफर्टेबल सवाल खड़े कर सकते हैं, जिन्हें अपोजिशन बार बार उठाएगा। इन सब के बीच रिलीजियस पोलराइजेशन भी यूपी पॉलिटिक्स का एक परमानेंट फैक्टर रहा है, जो कैंपेन के दौरान फिर से चर्चा में आ सकता है। राम मंदिर के इनॉग्रेशन को बीजेपी ने अपने सबसे बड़ी आइडियोलॉजिकल और कल्चरल अचीवमेंट के रूप में प्रेजेंट किया। पार्टी इसे अपने डिकेड पुराने वादे के पूर्ति के रूप में बताती है और इसे इमोशनल कनेक्ट से जोड़ती है। और सपा ने कोशिश की कि इसे सीधे पॉलिटिकल डिबेट का हिस्सा न बनाया जाए और फोकस गवर्नेंस पर रखा जाए, लेकिन ग्राउंड लेवल पर रिलीजियस आइडेंटिटी और सेंटीमेंट का असर पूरी तरह से खत्म नहीं होता। 2027 तक यह मुद्दा कितना डिसेसिव रहेगा कैंपेन की डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा। कई बार इकोनॉमिक इशू जैसे जॉब और इन्फ्लेशन आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पर भारी पड़ जाते हैं। वोटर प्रायोरिटी समय और स्थिति के हिसाब से शिफ्ट होती रहती है। वुमेन वोटर अब यूपी में एक डिसिसिव फ्री राशन स्कीम और अन्य वेलफेयर बेनिफिट्स का असर रूरल और लोअर इनकम ग्रुप में साफ दिखा है। बीजेपी का दावा है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और स्कीम की ट्रांसपेरेंसी से वुमेन सपोर्ट बेस मजबूत हुआ है। सपा भी वुमेन सेंट्रिक प्रॉमिसेस और स्कीम को एग्रेसिवली हाईलाइट करने की तैयारी में है। सेफ्टी प्रिसेप्शन खासकर अर्बन और सेमी अर्बन वुमेन्स वोटर्स के लिए सबसे बड़ा फैक्टर है। लॉ एंड ऑर्डर नैरेटिव यहाँ सीधे वुमेन की सिक्योरिटी से जुड़ जाता है, इसलिए 2027 में वुमेन टर्नआउट और उनका मूड रिजल्ट को सिग्निफिकेंट तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकता है। बीजेपी में योगी आदित्यनाथ का इंडिपेंडेंट इमेज काफी मजबूत हुआ है। कुछ एनालिसिस्ट इसे सेंट्रल लीडरशिप से अलग आइडेंटिटी मानते हैं, इसलिए 2027 का चुनाव शायद पर्सनालिटी सेंट्रिक भी हो सकता है। बीजेपी कैंपेन लार्जली योगी फेस पर जाएगा। सपा कैंपेन अखिलेश को अल्टरनेटिव सीएम फेस के रूप में पेश करेगी। वन साइड स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस का दावा कर रही है, दूसरी साइड सोशल कोलाइशन के जरिए चेंजेस की बातें कर रही है। वोटर डेवलपमेंट, सिक्योरिटी और एम्प्लॉयमेंट का वे करेगा एंड कास्ट अर्थमेटिक और बूथ मैनेजमेंट रिजल्ट तय करेगा। तो यार आपको क्या लग रहा है 2027 में किसकी सरकार बनने वाली है? किसका पलड़ा ज्यादा भारी लग रहा है? कमेंट में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। ऐसी मजेदार वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए द एक्सप्लोर।